हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। शिवम कुमार आपके समक्ष एक और इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर आया हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4। जैसा कि आप लोग पता होगा कि हम लोग सीटेट जुलाई 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहां से इसके पहले हिस्ट्री के क्लास 6 के 3 चैप्टर को मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से डिटेल वे में समझाया हूं। जो लोग वीडियोस को नहीं देखे होंगे जाकर वीडियोस को देखिए। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में, बहुत समझदारी से मैं आपको समझाया हूं। एक बार आपको चैप्टर को पढ़ना होगा। चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अपना खुद का नोट्स बना लीजिए या PYQ सॉल्व कर लीजिए। इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। ये जो चैप्टर है वाकई बहुत उलझा हुआ चैप्टर है। ठीक है, ये आप खुद से आप पढ़कर इसको शायद ही समझ पाओगे क्योंकि बहुत उलझा हुआ चैप्टर है। इसको समझने में काफी समय लगता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वीडियो को फास्ट तरीके से पढ़ाऊं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग भी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर कोई बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 क्लासेस का। ज्यादा समय हम लोग गंवाते नहीं है। चलिए, इस चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। मतलब इस पार्ट का नाम है कि किताबों से और कब्रों से किस चीज की जानकारी हमें मिलती है। तो नॉर्मल सी बात है, किताबों से हमें किस चीज की जानकारी मिलेगी? इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। कब्रों के बारे में क्या होगा? पुरातात्विक चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये पूरे डिटेल में इस चैप्टर में अच्छे तरीके से आप लोग को बताया जाएगा। चलिए, पुस्तकालय में मेरी गई हुई है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। यानी कि जैसे ही घंटी बजती है, शिक्षक ने छात्रों को बोला कि आज हम लोग कहां पर जाएंगे? पुस्तकालय में जाएंगे। आज वे सब पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, एक मतलब छोटा बच्चा है, वे पुस्तकालय में गया तो वो देखा कि ये तो हमारे क्लासों से भी काफी बड़ा है। वो इधर उधर टहलने लगी, सबको देखने लगी, टटोलने लगी। तो वहीं पर एक टीचर्स ने बोला कि देखो, इस अलमारी में वेदों की पुस्तक है और मेरी एक बच्ची, ये छोटी सी बच्ची है, मेरी है। अब ये सोच रही है कि ये वेद क्या होता है, आज तक पहली बार वेदों के नाम सुनी है। तो यही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। ठीक है, शायद तुमने वेद के बारे में सुना होगा। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऋग्वेद पहला हो गया, सामवेद दूसरा हो गया, यजुर्वेद तीसरा हो गया और चौथा हो गया अथर्ववेद हो गया। और इनमें से सबसे जो पुराना वेद है उस वेद का नाम है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग, ये भी याद रखिएगा, कब हुई थी इसकी रचना? 3500 साल पहले हुई थी। यानी कि कुल हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन चारों वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। चलिए, ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है सूक्त क्या है? तो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं किया गई है उसी प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब ऋग्वेद में 3 देवता का भी वर्णन है। कौन कौन है? तो पहला है अग्नि, दूसरा है इंद्र और तीसरा है सोम। अग्नि जो है वो आग के देवता है, इंद्र जो है वो युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिसको वनस्पति के देवता के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वनस्पति के देवता। तो सोम क्या है? तो ये जो है वनस्पति के देवता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहां तक सारा पॉइंट्स आपको क्लियर होगा, हर एक पॉइंट्स को मैंने आपको क्लियर कर दिया है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षर शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से समझिएगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। जो सूक्त थे यानी कि जो प्रार्थनाएं थी, जो भी हम लोग भगवान से जो प्रार्थनाएं करते हैं उसको सूक्त के नाम से दिया गया है। इसके रचयिता सीखने सिखाने वाले क्या थे? पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाएं की रचना महिलाओं ने भी की थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही किए थे। अधिकतर डोमिनेटिंग जो थे वो सूक्तों की जो रचना किए थे वो पुरुष के द्वारा किया गया था, लेकिन उनमें से कुछ सूक्त थे, कुछ प्रार्थनाएं जो थी वो महिलाओं के द्वारा भी उसकी रचना की गई थी। ठीक है, अब देखिए आगे पॉइंट को समझिएगा। जो ऋग्वेद की भाषा है ये प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऋग्वेद की भाषा क्या है, प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो इससे यह थोड़ी भिन्न है। तो ऋग्वेद की भाषा जो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है, ये जो भाषा है ये संस्कृत भाषा जो हम लोग पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा ये भिन्न है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद का नाम है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। सूक्त क्या है? तो सूक्त होता है ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं की गई उसे सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद में 3 देवताओं का भी उल्लेख है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो है वो आग के देवता है, इंद्र जो है युद्ध के देवता है, सोम जो है वनस्पति के देवता है। उसके बाद जो अधिकांश जो सूक्त हैं जो ऋग्वेद में उसके रचयिता पुरुष के द्वारा ही है, सीखने सिखाने का पुरुष के द्वारा ही कराया गया है, लेकिन उनमें से कुछ महिलाओं का भी वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद की जो भाषा थी वो कैसी भाषा थी? तो वो भाषा जो थी वो संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत या फिर प्राक संस्कृत के नाम से इसे जाना जाता है। जो अक्सर जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं उससे कहीं ना कहीं ये भिन्न है। अब इस पॉइंट को समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे से इस पॉइंट को मैं समझाने वाला हूं, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब पहले मैं समझा दे रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स मैं समझा रहा हूं, उसको समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए यहां से ही समझाता हूं। पहली इसमें हम लोग भाषा की बात करेंगे। पहला जो है संस्कृत भाषा है। पहली कौन सी भाषा है? तो पहली जो भाषा है वो संस्कृत है। पहली कौन सी भाषा? ये संस्कृत है। और ये संस्कृत जो है ये किस भाषा परिवार से है? तो ये जो है एक सेकेंड रुकिएगा, जो संस्कृत जो है ये जो है भारोपीय, ठीक है, संस्कृत जो है ये भारोपीय संस्कृत जो है भारोपीय भाषा परिवार का भाग है। भारोपीय भाषा परिवार का भाग है। ठीक है, तो संस्कृत जो है वो क्या है? भारोपीय भाषा परिवार का एक भाग है। संस्कृत जो है क्या है? भारोपीय भाषा परिवार का भाग है। ठीक, अब यहां पर ये भारोपीय भाषा के अंतर्गत कितने भाषाएं आती हैं? तो कुल मिलाकर 13 भाषाएं आती है ये भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। भारोपीय का मतलब होता है जो भारत यूरोप में जो बोली जाती भाषा है उसको बोलते हैं भारोपीय, और संस्कृत जो है वो भारोपीय भाषा परिवार का भाग है। और इस भारोपीय भाषा के अंतर्गत 13 भाषाएं और आते हैं, जिसमें से पहला नाम है संस्कृत है, दूसरा नाम क्या है? अशामी है, तीसरा नाम क्या है? मैं नाम दे रहा हूं, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। गुजराती है। चौथा नाम क्या है? चौथा नाम हिंदी है। पांचवा नाम क्या है? तो पांचवा नाम है काश्मीरी। छठा नाम क्या है? छठा नाम है सिंधी। ठीक है,
7वां नाम क्या है? तो 7वां नाम है इंग्लिश। 8वां नाम क्या है? तो यह है फ्रांसीसी। 9वां नाम क्या है? तो 9वां नाम है जर्मन। 10वां नाम क्या है? तो 10वां नाम है यूनानी। 11वां नाम क्या है? इतालवी। 12वां नाम क्या है? तो 12वां नाम है स्पेनिश। और 13वां नाम क्या है? तो 13वां नाम है फारसी। ये जितने मैं भाषा आपको बता रहा हूं ये संस्कृत तो है ही, यानी भारतीय भाषा परिवार में ये कुल मिलाकर 13 भाषाएं आती है, जिसमें संस्कृत है, असामी है, गुजराती है, हिंदी है, काश्मीरी है, सिंधी है, इंग्लिश है, फ्रांसीसी है, जर्मन है, यूनानी है, इतालवी है, स्पेनिश और फारसी है। ठीक है, ये आप एक जगह इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अच्छे इसको नोट डाउन कर लिए। तो पहला जो है कौन सा भाषा परिवार हो गया? तो पहला हो गया भारतीय भाषा परिवार। इसके अलावा भी मैं और भी भाषा परिवार के बारे में बताने वाला हूं, यहां पर मैं बता रहा हूं। दूसरा जो है भाषा परिवार है वो है द्रविड़ भाषा परिवार। क्या नाम है इसका? द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार। ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर है, पहला है तमिल, दूसरा कौन सा है? तेलुगु, तीसरा कौन सा है? मलयालम। ठीक है, मलयालम। तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत ये 3 भाषाएं बोली जाती है। जो पहला है तमिल है, जो कि तमिलनाडु में है। तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और केरला जो है, तमिल मलयालम जो है वो कहां पर है? केरला में है, केरला। ठीक है, तो द्रविड़ भाषा परिवार, पहला तो भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत 13 भाषाएं थी। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत 3 भाषाएं हैं, जो तमिल है, तेलुगु है और क्या है? मलयालम है। ठीक है, चलिए ये दूसरी हो गई। तीसरा जो भाषा परिवार के बारे में हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग पूर्वोत्तर प्रदेश में करेंगे। ठीक है, पूर्वोत्तर, तेलुगु होता है आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, पूर्वोत्तर प्रदेश में, पूर्वोत्तर जो प्रदेश जो पड़ता है उसमें जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा है? ये जो है तिब्बत बर्मा परिवार। ठीक है, ये जो है तिब्बत बर्मा परिवार। तो अभी तक 3 भाषा परिवार को समझे हम लोगों ने। पहला है भारतीय, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा है पूर्वोत्तर प्रदेश। ठीक है, पूर्वोत्तर प्रदेश में जो है वो तिब्बत वर्मा परिवार बोला जाता है। ठीक है, तिब्बत वर्मा परिवार। चौथा है तिब्बत वर्मा भाषा परिवार बोल सकते हो, तिब्बत वर्मा भाषा परिवार। और ये चौथा जो है और अंतिम जो है उसका नाम है ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये पूर्वोत्तर भारत में इसको बोला जाता है। इसमें असम है, मणिपुरी है, ये सब मेघालय है, ये सब जगहों पर ये तिब्बत वर्मा भाषा परिवार का चयन किया गया है। और चौथा और अंतिम जो है वो कौन है? ऑस्ट्रो, क्या नाम है इसका? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक। अच्छा, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार है, ये झारखंड में बोली जाती है, झारखंड में और प्लस एमपी में और प्लस मिडिल इंडिया में। जो मिडिल इंडिया वाले जो पार्ट हैं उन सब में ये भाषा परिवार का चयन किया गया है। तो कुल मिलाकर कुल कितने भाषा परिवार हो गए? 4 हो गए। पहला हो यूरोपीय भाषा परिवार, दूसरा आपको कौन सा हो गया? ठीक है, दूसरा हो गया आपको यहाँ पे द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा हो गया तिब्बत वर्मा भाषा परिवार और चौथा होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। ये 4 परिवार भाषा परिवार के बारे में चर्चा किया गया है। भारतीयों में संस्कृत, हिंदी, सिंधी ये सारे हो जाएंगे। द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु और मलयालम हो जाएंगे। पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा भाषा परिवार का प्रयोग किया जाता है, जो कि आसाम, मेघालय ये सब पड़ता है। और ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार जो कि झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर मिडिल पार्ट जो इंडिया का है वहां पर ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा बोली जाती है। ये मैं आपको स्पष्ट तौर पे समझा दिया। अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर लिखा गया है।
अब यहां जो मैंने आपको बता दिया ना, अब आसानी से आप इसको समझ लीजिएगा। संस्कृत जो है भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत में कई भाषाएं हैं, जैसे असमिया है, गुजरात है, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी, यूरोप, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। यानी ये जो है ये भारोपीय भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारे जो भाषा है। इसके अलावा उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। जैसे पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा और द्रविड़ भाषा परिवार जो है इसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु और कन्नड़ और मलयालम आ जाती है। ठीक है, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। ठीक है, ये चार इसके अंतर्गत आ गई। और अंतिम जो मैं आपको बताया था ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये जो है कहां पर, झारखंड और मध्य भारत यानी मिडिल इंडिया में इस भाषा परिवार का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने सिंपल वे में समझा दिया है, इससे सिंपल आपको कोई समझा नहीं सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगला जो पॉइंट है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। जो इतिहासकार होते हैं, अब ये साइड पॉइंट छूट गया है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ठीक है, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। जो ऋग्वेद था उसको पहले के समय में लिखा नहीं जाता था, सिर्फ सुना जाता था। ठीक है, और इसकी रचना जो है कई सदियों बार हुई थी। पहली बार जब इसे छापा गया था, और इसे छापने का 200 साल पहले हुआ है। आज से करीबन 200 साल पहले ऋग्वेद का छापने का कार्य पूरा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पॉइंट क्या कह रहा है कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। अब समझिएगा इस पॉइंट को। इतिहासकार, अच्छा पहला पॉइंट आपको समझा दूं, इतिहासकार होते क्या हैं। इतिहासकार वो होते हैं जो लिखित स्रोतों को पढ़कर अध्ययन करते हैं। कोई बुक्स को पढ़कर अध्ययन कर रहा है, कोई पांडुलिपि को पढ़कर अध्ययन कर रहा है, कोई अभिलेखों को पढ़कर अध्ययन कर रहा है, उसको इतिहासकार कहते हैं। और पुरातत्वविद या पुरातत्वविद वो होते हैं जमीन के अंदर मिले हुए मटेरियल्स का अध्ययन कर खुदाई करवाकर जो उनको मिलता है सामान, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पुरातत्वविद। इतिहासकार और पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद में, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप समझिएगा, बहुत डिटेल में इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूं। ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। यहां पर विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां ब्यास और सतलज के बीच एक संवाद का ऐसा सूक्त का अंश है। यानी कि ऋग्वेद में एक सूक्त वार्तालाप के रूप में भी चर्चा है, जिस सूक्त में, जिस वार्तालाप में विश्वामित्र ऋषि जो है वो दो नदियों से, ब्यास और सतलुज से कुछ बात किए हैं। उसी बात का संवाद जो है ऋग्वेद के एक सूक्त में इसकी चर्चा की गई है। तो यहां से क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि ऋग्वेद में किस ऋषि की चर्चा की गई है, तो विश्वामित्र की। और किन दो नदियों का चर्चा किया गया जिससे विश्वामित्र जो है संवाद करते हैं, वो है ब्यास और सतलुज। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ऋग्वेद की पांडुलिपियां का एक पन्ना है। जैसा कि आपको पता है कि पांडुलिपि जो है भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी, जो कश्मीर में पाई जाती है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद में सबसे पहली बार छापने का इसका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो ऋग्वेद से रिलेटेड जितना भाई पांडुलिपि है वो कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र के पुणे के एक पुस्तकालय में इसको सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि बताएं कि विश्वामित्र जो थे वो दो नदियों से उनके वार्तालाप के बारे में चर्चा किए गए हैं। वो नदियां से क्या वे बात करते हैं, इस पॉइंट को समझिए।
हे नदियां, अपने बछड़ों को चाटते हुए दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा हुई शक्ति को स्फूर्त तुम रथ की गति के सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। अब नदियां जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम अपना प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ये नदियां बोलती हैं किससे? विश्वामित्र से। अब विश्वामित्र, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उसे पार जा सके। अब देखिए क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित पार कर सके। अब यहाँ पर इस जो डिस्क्रिप्शन है, जो कमिटमेंट है, ये दोनों की जो बातचीत हुई है, इस बातचीत से ये तो स्पष्ट हो रहा है कि विश्वामित्र जी को कोई नदी पार करनी होगी, और इसी नदी को पार करने के लिए वो किससे प्रार्थना करते हैं? तो व्यास और कौन दो नदियों की चर्चा है? तो यहां पर है सतलज। व्यास और सतलज से वो कहते हैं कि आप हमें पानी जो है नीचे रखिए, ताकि हम आसानी से इस एरिया को उस एरिया को पार कर सकें। ठीक है, तो ऋग्वेद में पहला जो नदी हो गया वो हो गया व्यास, दूसरा हो गया सतलज। ठीक है, अभी तक किन किन नदियों की चर्चा है? दो नदी यहां पर हो गए, एक व्यास हो गया, एक सतलज हो गया। अब देखिए ऋग्वेद में प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां जैसे सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र है। तो तीसरा हो गया आपको कौन? सरस्वती। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? सरस्वती। चौथा क्या हो गया? सिंधु। पांचवा क्या होगा? गंगा। और छठा जो होगा यमुना। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट आप समझिएगा, ये गंगा और यमुना का ऋग्वेद में मात्र एक ही बार उल्लेख हुआ है। ये क्वेश्चन पूछता है। तो कुल मिलाकर 6 नदियों की चर्चा व्यास, सतलज, सरस्वती, सिंधु, गंगा और यमुना की चर्चा ऋग्वेद में हुई है, और गंगा और यमुना का उल्लेख मात्र और मात्र एक बार ऋग्वेद से हमें प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मवेशी, घोड़े और रथ। ठीक है, किसकी बात पे चर्चा करने वाले हैं? मवेशी, घोड़े और रथ। ठीक है, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रथाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता था। ठीक है, घोड़ा का काम क्या था? कि वो लड़ाई में रथ खींचते थे। अब ये लोग जो लड़ाई लड़ते थे ऋग्वेद में, उन लड़ाई में वे मवेशी जीत कर आते थे, जमीन जीत कर आते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जो अच्छे चारागाह हो, या फिर जैसे जल्दी जल्दी तैयार हो जाने वाले फसल को उपजाया जा सकता हो। यानी कि ये लोग जो थे ऋग्वेद में, एक तो इन लोगों ने मवेशी को लड़ाई लड़ा, मवेशी जीत कर लेकर आते थे, और दूसरा इन लोगों ने जमीन के लिए भी लड़ाई लड़ा, और जमीन की लड़ाई उस तरह की जमीन लड़ाई लड़ा जो जिस जमीन पर आसानी से क्या हो सकते हैं? फसल उपजाया जा सके, और वह चारागाह के रूप में उसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जा सके। यही बात ऋग्वेद में इसकी चर्चा हुई है। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। कुछ लड़ाई, अब लड़ाई किसके किसके लड़ी जाती थी? तो ऋग्वेद में जो लड़ाई लड़ी जाती थी, तो पहला तो भैया वो मवेशी के लिए लड़ते थे। ठीक है, पहला लड़ाई किसके लड़ते थे? मवेशी के लिए लड़ते थे। दूसरा जमीन के लिए भी लड़े हुए हैं, वो जमीन के लिए भी लड़ते थे। तीसरा इन लोगों ने जो लड़ाई किया था, वो लड़ाई किया था कुछ लड़ाइयां पानी के लिए भी लड़ी है, पानी के लिए भी लड़ी है। और चौथा जो होगा वो क्या होगा? चौथा जो होगा वो बंदी यानी गुलाम बनाने के लिए। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो लड़ाइयां होती थी, ये 4 चीजों के लिए लड़ाइयां हमेशा होती थी। मवेशी प्राप्त करने के लिए, जमीन को जीतने के लिए, पानी को लाने के लिए, और गुलाम बनाने के लिए। इन चीजों के लिए ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो हुई है लड़ाइयां हुई है। अब देखिए, अब इस पॉइंट को समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आपको समझ में आएगा। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग। अब देखिए, अब युद्ध किसके लिए होता था? तो युद्ध जो हो रहा है वो यहां इस चीज के लिए होता था। किसके लिए युद्ध होता था? मवेशी के लिए, जमीन के लिए, पानी के लिए और गुलाम के लिए। लेकिन युद्ध में जो कुछ धन जो जीते थे वो कौन कौन रख लेते थे? एक तो सरदार रख लेते थे, उसके बाद दूसरा पुरोहित रखते थे, और तीसरा जो है आम लोगों के बीच में बांट दिया जाता था। तो युद्ध में जीते गए धन सरदार, पुरोहित और आम लोगों के बीच में क्या किया जाता था? बांट दिया जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। अब देखो ऋग्वेद में क्या था, यज्ञ बहुत प्रचलित था और यज्ञ में आहुति जो दी जाती थी वो घी से, अनाज से और जानवरों से आहुति दी जाती थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि ऋग्वेद में जो है देवी देवताओं को आहुति किस किस रूप में दी जाती थी, तो घी के रूप में, अनाज के रूप में और जानवरों के रूप में जो है आहुति दी जाती थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अधिकांश पुरुष इन युद्ध में भाग लेते थे। बेसिकली जो आज भी कहीं पर लड़ाई झगड़ा होता है पुरुष ही मेनली जाते थे। यहां पर कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। अस्थाई सेना ना होने के मतलब ये नहीं है कि लोग सभा में मिलेंगे जुलेंगे, नहीं, मिलेंगे जुलेंगे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा भी करेंगे। वहां एक ऐसे लोग अपने सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल थे और उनका जो मुख्य काम था कि भैया हम सरदार वैसे व्यक्ति को जो चुनेंगे जो बहुत बहादुर हो और बहुत कुशल योद्धा भी हो। ठीक है, चलिए यहां तक कोई पॉइंट हमें नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत हुआ होगा। सारा पॉइंट को हूबहू और बहुत क्लियर स्टाइल में सिस्टमैटिक वे में मैं समझाने की कोशिश कर दिया हूं। अब आगे बढ़ती है, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब देखिए लोगों का जो वर्गीकरण था वो काम के आधार पे, भाषा के आधार पर, परिवार के आधार पर, समुदाय के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा था। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि लोगों का जो वर्गीकरण था ऋग्वेद में किन आधार पर होता था। पहला काम, दूसरा भाषा, तीसरा परिवार, चौथा समुदाय, पांचवा निवास स्थान और छठा जो है सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। ऋग्वेद में लोगों को विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। ठीक है, अब जो है काम के आधार, ऋग्वेद में जो वर्गीकरण होता था वो किस आधार पर होता था, तो काम के आधार पर होता था। और ऋग्वेद में वर्गीकरण जो काम के आधार पर हुआ था ये दो भागों में बटे थे। पहला थे पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे। और दूसरा थे राजा, यानी पुरोहित का काम क्या था, पुरोहित का काम करना था पूजा पाठ करवाना, और एक था राजा जो नॉर्मल उस राज्य का हेड होता था। ठीक है, यहां तक सारा पॉइंट हमें लग रहा है क्लियर होगा, कोई पॉइंट वैसे छूटा तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऋग्वेद में जो राजा, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। न ये बड़ी राजधानियां महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न किसी प्रकार का कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपना आप शासक नहीं बन सकता था। तो ऋग्वेद की देखिए कितना अच्छा ऋग्वेद में माना जाता था कि ऋग्वेद में जिसके पास सेना नहीं है, ठीक है, तो उनको मौका दिया जा रहा है कि आप क्या आइए, तैयार होकर आइए। ठीक है, चलिए यहां तक। और पहले के समय में क्या होता था कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा मरा, चंद्रगुप्त मौर्य मरा तो उसका बेटा राजा बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि राजा की मृत्यु अगर हो गई तो सिर्फ राजा का बेटा ही शासक बनेगा, ऐसा किसी भी तरह की चर्चा ऋग्वेद में नहीं की गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। ठीक है, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जनता के लिए दो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पहला है विस और दूसरा जो है जन है। ठीक है, और विस क्या होता है कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो इस्तेमाल किया गया था। एक था जन जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता था, और दूसरा जो विस जिसे वैश्य शब्द से निकला है। ये जो विस शब्द है वो कैसे निकला है, ये वैश्य शब्द से जो है ये विस शब्द निकला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए ऋग्वेद में विस और जनों के नाम मिले हैं। जैसा कि पूरा बात है कि जनता और समुदाय के लिए दो ही शब्द है ऋग्वेद में, एक तो विस है और एक क्या है, जन है। इसलिए हमें पुरु जन या विस, भरत जन या विस, यदु जन या विस जैसे कई उल्लेखित मिलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग विषयों के नाम हैं, जनों के अलग अलग नाम हैं, और जनता के समुदाय के लिए दो
भागों में बटा हुआ है, एक है विष और एक है जल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अब जो ऋग्वेद में जो सूक्तों की जो रचना करते थे वो कहते थे कि भैया हम आर्य हैं, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ कौन है तो हम ही हैं। तथा अपने विरोधियों को वो दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, तो जो लोग सूक्ति की प्रार्थना की रचना करते थे वो आर्य कहलाते थे, और जो अपने विरोधियों को तथा अपने विरोधियों को वे लोग दास या दस्यु कहा करते थे। अब दस्यु क्या थे? तो दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर चलना है कि जो दस्यु वे लोग थे, एक तो वे यज्ञ नहीं करवाते थे और वो दूसरा इनका जो काम था ये भाषाएं बोलते थे। और दास का जो स्त्रीलिंग शब्द हो गया दासी, जिसका मतलब होता है गुलाम। तो दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें यह सब काम करना पड़ता था। तो गुलाम क्या थे? गुलाम जो है कहीं पर युद्ध हुआ और वहां पर कुछ लोगों को उठा कर लेकर आए, वो क्या थे? गुलाम थे। और गुलाम को राजा के सारे बातों को क्या करना पड़ता था? मानना पड़ता था। यहां तक सारा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता यहां तक होगा। चलिए, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय चलिए, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगह पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। बिल्कुल है, विकास तो कभी रुकता नहीं ना है। एक जैसे अब एक मैंने देखा था, एक रिपोर्टर ने पूछा एक आदमी से, बूढ़े आदमी से, कि आपके गांव में विकास आया है? तो कह रहा है कि नहीं, मेरा तबीयत खराब था, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, विकास यहाँ नहीं आया है। अरे विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो जब ऋग्वेद के समय में डेवलपमेंट हो रहा था तो दूसरी जगह पर भी डेवलपमेंट का काम हो रहा होगा। बिल्कुल है, ठीक है, तो दूसरी जगह पर भी डेवलपमेंट हो रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये महापाषाण कब्र के बारे में पढ़ेंगे। देखो महापाषाण कब्र कैसा होता है, ठीक है, महापाषाण कब्र कैसा होता है ये चीज को मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, ठीक, देखिए ये, अब देखिए ऐसे, ये जो है ऐसे से पत्थर बना दिए, ये सारे पत्थर है। ठीक है, पत्थर है और ये एक बड़ा पत्थर है और यहां पर भी बड़ा बड़ा पत्थर से घेर दिया गया। ठीक है, और यहां पर आदमी को दफनाया गया और यहां पर एक मेन होल बना दिया जाता था और इसे मूंद दिया जाता था। तो जब भी लोग मरते थे अंदर घुसते थे, एक लाश यहां रख दिए, एक लाश यहां रख दिए, एक लाश यहां रख दिए, एक लाश यहां गया, और इस होल को क्या करते थे? बंद कर देते थे। इसी को बोलते हैं महापाषाण कब्र, यानी कि कब्रों का निर्माण पत्थरों के द्वारा किया गया था, उसको हम लोग बोलते हैं महापाषाण कब्र। चलिए, ये शिलाखंड महापाषाण, महा मीन्स होता है बड़ा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सके आपसे पूछ दे कि महापाषाण कब्र बनाने की जो प्रथा है वो कब शुरू हुई थी। यह प्रथा लगभग 3000 साल पहले इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये ठीक है, तो महापाषाण कब्र बनाने की जो बेसिकली जो है वो साउथ में, साउथ इंडिया में, दक्कन वाले साइड में, उत्तर पूर्वी भारत में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, और कश्मीर में ये काफी ज्यादा क्या था? प्रचलित था। ठीक है, महापाषाण कब्र बनाने की जो परंपरा थी ये दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में काफी ज्यादा क्या था? प्रचलित था। अब आगे बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण, अब यहां देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महापाषाण कुछ जो थे वो जमीन के ऊपर ही होते थे
और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। तो दोनों पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि महापाषाण कुछ जमीन के अंदर भी थे, कुछ जमीन के ऊपर भी हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कई बार पुरातत्व, देखो यही होता है महापाषाण। अब देखिए यहां पर देखिए ये भी ऐसे पत्थर लगा दिए, पत्थर लगा दिए, ये पत्थर पे होल लग गया और होल लगकर यहां पर क्या किए, एक पत्थर डाल के गोला इसको छिपा दिए। ठीक है, अब ये किनारे किनारे से पत्थर लगा दिए। कोई मरता था, इस होल को खोलते थे, बॉडी ला के यहां पर लगा दिया, यहां पर लगा दिया, यहां पर लगा दिया। इस तरह से क्या होता था, पूरा महापाषाण कब्र बने जाता था। कई बार पुरातात्विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। यानी ऐसे भी कब्र थे जो जमीन के ऊपर थे और कुछ ऐसे भी कब्र थे जो जमीन के नीचे भी हुआ करते थे। और दोनों स्टेटमेंट के वे में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है सीटेट में। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना है। अब देखिए, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। यानी इन चीजों से इन लोगों ने महापाषाण कब्र के बारे में चर्चा कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों कई तरह तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध कर, जैसे अब क्या क्या है। तो महापाषाण अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले गड्ढा को खोदना होगा, फिर पत्थर को ढोकर लाना होगा, फिर बड़े पत्थर को सही तरह से तराशना करा होगा, फिर मरे हुए व्यक्ति जो आएंगे उनको दफनाना होगा। तो ये महापाषाण कब्र का निर्माण करने का एक प्रथा, एक सिस्टम, एक प्रोसीजर है। इसी सिस्टम और प्रोसीजर से काम जो चलता है। ठीक है, और इस तरह का जो महापाषाण होता है उसको बोलते हैं शिष्ट। क्या बोलते हैं, शिष्ट बोलते हैं। इस तरह के महापाषाण ताबूत सावधान कहा गया है। यह दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है जो शायद पत्थरों के बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ठीक है, तो एक होल बना दिया जाता था और उसी होल से जो है वो होल को हटा दिया जाता था और बार बार अलग अलग आदमी का जो लाश होता था उसमें दफना दिया जाता था। ठीक है, यही था महापाषाण कब्र। अब आगे पढ़ते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतक की खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ अपनाया जाता था। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो उनको लगता था कि अगले जीवन में भी इसी से काम चलेगा, तो मिट्टी के बर्तन दे दिए, बकरी दे दिए, भेड़ दिए, सामान दिए, सारा मच्छरदानी दिए। तो इससे क्या होगा, उनको लगता था कि अगले जीवन में भी हम लोग जो है, जो मृतक है वो अच्छे से रह सके। ठीक है, उसके बाद इनके साथ ही लोहे का औजार और हड्डियों और घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या हड़प्पा शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? शायद होने तो लगा था। चलिए, यहां तक हर एक पॉइंट को समझ में आ गया होगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं हो गया। महापाषाण कब्र कैसे बनता है, पत्थरों के द्वारा बनता है और किस तरीके से उसको सजाया जाता था, रखा जाता था, ये सारे पॉइंट्स को मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में। पुरातात्विद यह मानते थे कि कंकाल में के साथ कई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। ठीक है, अब मान लीजिए महिला थी, महिला के साथ ज्वेलरी मिला तो बोला कि महिला का बॉडी है। ठीक है, इसी तरह देखो ब्रह्मगिरी को खोजो, यह एक व्यक्ति, यहाँ एक व्यक्ति, अब यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मगिरी से एक कब्र में एक व्यक्ति के 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 33 सोने के मनके और शंख कहाँ पाए गए हैं, किस स्थल से पाए गए हैं, तो आपका आंसर होगा ब्रह्मगिरी। ठीक है, और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। हो सके वो मिट्टी के बर्तन इसलिए पाए गए कि वो गरीब हुआ करते होंगे, और जो ऊपर में जो 33 सोने के मनके और शंख पा रहे हैं वो अमीर हुआ करते होंगे।
यह दफनाए गए लोगों को सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, और कुछ थे सरदार थे, कुछ थे अनुयायी। ठीक है, तो जो इनके पास सोने के और मन के मिले हैं वो सरदार होंगे, जिनके पास कुछ नहीं मिला है वो क्या होंगे, एक अनुयायी होगा, एक छोटा मोटा आदमी होगा। तो लोगों का सामाजिक असमानताओं के बारे में यही यहाँ पर चर्चा किया गया है। अब देखिए, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? बिल्कुल बिल्कुल थी। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। यह वह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए हुए पत्थर के चट्टान चिन्हों को काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफनाते थे। तो यहां पर स्पष्ट तौर पे यह कहा गया है कि महापाषाणों में एक से अधिक कंकाले मिले हैं। जैसा कि बताया कि एक बड़ा रूम हो गया, तो उसका जो मेन होल खोलकर बार बार लोग, जो उसको पोर्ट होल कहते हैं, कब्र उसमें दफना दिया करते थे। इससे जमीन की बचत होती थी और बार बार जो मेहनत लगता था वो भी बच जाता था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इनाम गांव के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? इनाम गांव को खोजो, यह कहां पर है ये पूछ सकता है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ है, उसी के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ पर रहा करते थे। तो इनाम गांव में बहुत पहले से लोग रहते थे, 3600-2700 साल पहले से यहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। ठीक है, वयस्क जो लोग, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गड्ढा में सीधा लिटा कर दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपको मिला है इनाम गांव से। उनका सिर नॉर्थ में और पैर जो होगा वो साउथ में रहा करता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। इनाम गांव, अब पूछेगा घर के अंदर दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? इसको मैं लिख ले रहा हूं। ठीक है, इस पॉइंट को मैं लिख ले रहा हूं। ठीक है, घर के अंदर दफनाने के साक्ष्य। तो घर के अंदर दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो घर के अंदर दफनाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो हुआ है इनाम गांव से। कहां से हुआ है? तो इनाम गांव से घर के अंदर दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्लस नॉर्थ और वेस्ट में सर जो होता था वो नॉर्थ में, पैर जो होता था वेस्ट में होता था। ठीक है, एक आदमी के 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। तो इनाम गांव से एक चित्र मिला है। इनाम गांव से यह भी साक्ष्य मिला है कि एक संदूक था, वो मिट्टी से बना हुआ था, उसके 4 पैर थे और उसे 5 कमरे वाले मकान के आंगन में क्या किया गया था? दफनाया गया था। तो नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़ा रईस कोई आदमी होगा। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव का सबसे बड़ों घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। भाई, अब इनाम गांव जो है, इनाम गांव से 5 कमरे वाला मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक के दफनाने के साक्ष्य तो मिले ही हैं। ठीक है, मिले हैं। साथ ही साथ यह घर गांव में सबसे बड़ा घरों में से एक था, जिसमें अनाज के गोदाम थे और शवों के जो पैर थे वो क्या थे? वो मुड़े हुए थे। चलिए अब आगे पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, चलिए, क्या बताते हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पता, छोटा है तो वो बच्चा ही होगा, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहना मिला है तो लड़की होगी, गहना नहीं मिला है तो लड़का होगा। ठीक है, लेकिन उस समय में स्त्री और पुरुष जो है वो दोनों आभूषण पहनने का काम किया करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हथस्त्रियों का जांच है। क्योंकि महिलाओं बच्चों का जन्म देते हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज्यादा चौड़ा होता है। अब देखा है कि जो लाश मिला वो कुल्हा उनका चौड़ा है तो कोई लड़की है, और लड़की है तो उसके पास कोई ड्रेस मिला या फिर कोई ज्वेलरी मिली, उस ज्वेलरी के आधार पर फिर उसका पुरातत्वविद लोग क्या करते थे? जानकारी प्राप्त किया करते थे। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है।
आज से लगभग 2000 साल पहले एक चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता लिखा है। तो चरक संहिता चरक नहीं लिखा है, और जिन्होंने बताया था कि शरीर में 360 हड्डियां होती है, लेकिन आज के डेट में जो रियलिटी में जो हड्डियां होती है वो 206 होती है। शायद चरक ने दांत, हस्त्रियां और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या शायद यह बताई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। इनाम गांव के जो लोग थे वो क्या क्या धंधे में, काम में क्या क्या करते थे। तो इनाम गांव में पुरातत्व को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। ठीक है, किस किस के बीज मिले हैं? तो यहां से जो है गेहूं के, जौ के, बाजरा के, मटर के, तिल के, ये सब के यहां से साक्ष्य मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, बिल्कुल है, मिली होगी। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गाय, सुअर, चांबर, चितकबरा, हिरन, ये सब, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाई जाती थी। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खाजूर और कई तरह के रसभरियां भी एकत्रित हुए हैं। यानी कि जो पुरातत्वविद लोग थे, इनाम गांव में हमें गेहूं के बीज, जौ के बीज, चावल के बीज, दाल के बीज, बाजरा के बीज, मटर के बीज और तिल का बीज इनाम गांव से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बेर, आंवला, जामुन, खजूर और इस तरह के सब्जियां जो एकत्र करने की बातचीत चल रही है, ये भी आएगा। तो मैं आपको टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल से इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हमने यहाँ का लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण पाते हैं। ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाले हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मानता था कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या अच्छी फसल आएगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर उन हड्डियों पर आग डाल दिया जाता था, जहां उनसे गर्मी में चटक कर दरारें पड़ जाती थी, और भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान देखेकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, यह भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी हो सकता है। ये राजा शहर में महल बना कर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी। इन्हें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए थे, कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो ऋग्वेद के जो लोग थे वे लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ठीक है, ऋग्वेद के लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो ऋग्वेद के लोग जो हैं आयरन का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, यानी कि यहाँ पर लोहा के बारे में किसी भी तरह का चर्चा ऋग्वैदिक काल में नहीं किया गया है। ये रहा पूरा आपको चैप्टर। हूबहू मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश किया। हर एक पॉइंट्स मैंने आपको कवर करवा दिया हूँ, और लोगों की, बच्चों के वीडियो पसंद भी आ रहे हैं जो मैं सीरीज चला रहा हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।